हेलो बच्चों, आज हम अध्याय लिंग बोध के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रूढ़िवादी धारणा पर, आंकड़ों में लैंगिक विभाजन पर और लैंगिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा की भूमिका पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं रूढ़िवादी धारणा से। बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको रूढ़िवादी धारणा के बारे में कुछ बताऊं, मैं आपको एक संक्षेप में कहानी सुनाना चाहती हूँ। बच्चों, यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की रागिनी की है, जो 14 वर्ष की थी। उसके पिता पास के ही गांव में एक दुकान चलाते थे। बच्चों, रागिनी जो है कक्षा 8 में पढ़ती है और वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है। उसके 2 भाई भी हैं। कुछ दिन पहले उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई, जिनके कारण उनकी पैर की हड्डी टूट गई और डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम के लिए बोला। इस बात पे रागिनी के पिता ने रागिनी से बोला, बेटा, आप कुछ दिन स्कूल ना जाएं और अपनी माँ की देखभाल करें। रागिनी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, भाइयों को भी बोलिए कि वो घर के काम में सहयोग करें, क्योंकि मेरी परीक्षा नजदीक है। पर इस बात पे पिताजी ने कहा, माँ की देखभाल तथा घर के कामकाज वो कहाँ संभाल सकते हैं? उन लोगों को कहाँ ये सब काम आता है? ये काम तो तुम्हें अच्छे से कर सकती हो। अपने पिताजी के मुख से इस प्रकार की बातें सुनना रागिनी को अच्छा नहीं लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, पिताजी ने ऐसा आखिर क्यों कहा? पर फिर भी उसने ये तय किया कि वो परीक्षा तो जरूर देगी और उसने परीक्षा भी दिया। लेकिन उसके नतीजे अच्छे नहीं आए, जिसके कारण रागिनी बहुत ही उदास हो गई और बहुत रोई। अब बच्चों, आप ही सोचो कि रागिनी को अगर कम अंक प्राप्त हुए तो इसका जिम्मेदार कौन था? और रागिनी के पिता ने उससे ऐसा क्यों कहा कि वो ही घर के काम अच्छे से कर सकती है, भाइयों को ये सब काम कहाँ आता है? क्या उसके पिताजी का ये कथन सही था? आप ही सोचकर देखो कि जो ये धारणा उसके पिताजी के मन में थी, क्या ये धारणा सही है? तो बच्चों, इस कहानी के आधार पे हमें ये तो पता चलता है कि समाज में रूढ़िवादी धारणा के कारण ही स्त्री एवं पुरुषों से अलग अलग अपेक्षाएं रखी जाती हैं और ये अपेक्षाएं उनके जीवन में विकास के अवसरों को प्रभावित करती हैं। बच्चों, ये तो सिर्फ एक रागिनी की कहानी थी, पर ऐसी कहानी आपके घर, आपके मोहल्ले, आपके समाज, आपके मित्रों के बीच आम रूप से दिखाई देती होगी। तो जरा इस बात पे विचार विमर्श करें कि ये रूढ़िवादी धारणा कितने बुरी रूप से या कितनी गहरी रूप से हमारे समाज में व्याप्त है और इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा रूढ़िवादी धारणा को जारी रखते हुए हम एक और उदाहरण के द्वारा इस रूढ़िवादी धारणा को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, एक लड़का था जिसका नाम था राम। राम जो है अपने मैट्रिक का परीक्षा फल देख के बहुत खुश था। हालांकि उसे विज्ञान और गणित में अच्छे अंक नहीं मिले थे, पर उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट था सामाजिक विज्ञान एवं भाषा, इसमें उसे बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखा तो वे खुश होने के बजाय उस पे गुस्सा करने लगे। राम जो था वो अपनी आगे की पढ़ाई कला विषय से करना चाह रहा था, लेकिन उसके माता पिता ने पहले ही तय कर रखा था कि वह विज्ञान और कंप्यूटर का ही सब्जेक्ट चूज करेगा। उनका कहना था
कि जो कला विषय है अर्थात आर्ट्स जो है वो लड़कियों का सब्जेक्ट है और लड़कों के लिए तो विज्ञान जैसे कठिन विषय ही शोभा देते हैं। उनके माता पिता का सपना था कि वो विज्ञान लेके एक दिन बहुत बड़ा इंजीनियर और वैज्ञानिक बनेगा। पर बच्चों, अपने माता पिता का इस प्रकार का दबाव देख के राम बहुत ही निराश हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पसंद का विषय चुने या वो विषय चुने जो माता पिता ने उसके लिए तय कर रखा है। तो जरा आप यहाँ पे खुद सोच के देखिए कि उसके माता पिता उसे विज्ञान पढ़ने पे क्यों दबाव बना रहे थे। अगर आप राम की जगह पे होते तो क्या करते? अपने पसंद का विषय चुनते या माता पिता के पसंद का विषय चुनते? तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पुरातन काल से ही लड़कों को परिवार के लिए कमाने वाला और उत्तराधिकारी एवं बुढ़ापे का सहारा समझा जाता है। इसलिए उनसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो ऐसे विषय का चुनाव करे जिसके सहारे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, तथा लड़कियों को प्रायः बोझ समझा जाता है। वो कोई भी विषय चुने, इस बात से माता पिता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो तो चाहते हैं कि बच्चे अर्थात लड़कियां आर्ट्स या होम साइंस जैसा सब्जेक्ट चुने जो उनके गृहस्थ जीवन में उपयोगी हो। तो बच्चों, इस कहानी के आधार पे आपने समाज में व्याप्त एक और रूढ़िवादी धारणा के बारे में जानकारी हासिल की। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए आंकड़ों में लैंगिक विभाजन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, भारत में 2011 में लिंग अनुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या का हम अध्ययन करेंगे। तो आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में जो विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों में लड़कियों के अनुपात को दर्शाया गया है। जैसे कि अगर हम केरल में बात करें तो केरल में 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं थीं। वहीं पे तमिलनाडु में 1000 पुरुषों पे 996 महिलाएं थीं। हरियाणा में 1000 पुरुषों के मुकाबले 830 महिलाएं थीं। झारखंड में महिलाओं की संख्या 947 थी। वहीं पे पुडुचेरी में महिलाओं की संख्या 1037 थी। तो बच्चों, इस पाई चार्ट के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि केरल में और पुडुचेरी में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी, जबकि सबसे कम हरियाणा में देखी गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आंकड़ों में लैंगिक विभाजन पर अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम भारत में 2011 में साक्षरता दर की आंकड़ों पे चर्चा करेंगे। बच्चों, साक्षरता दर प्रति 100 जनसंख्या पर साक्षर व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है। आप इस चार्ट में देखिए। इस चार्ट में लक्षद्वीप, मिजोरम, केरल और झारखंड में पुरुष, महिलाएं तथा कुल इन सबके साक्षरता दर को दर्शाया गया है। हम एग्जाम्पल देखते हैं झारखंड की। यहाँ ब्लू कलर से पुरुषों में साक्षरता दर, पिंक कलर से महिलाओं में साक्षरता दर और ग्रे कलर से इन दोनों का टोटल दिखलाया गया है। तो बच्चों, झारखंड की बात करते हैं तो वहां पे पुरुष की साक्षरता दर है 78.45% और महिलाओं की है 56.21% और वहीं कुल है 67.63%। अगर हम बात करें लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में पुरुषों की साक्षरता दर है 95.56%, महिलाओं की है 87.95% और कुल है 91.85%। इसी आधार पे केरल की अगर हम बात करें तो केरल में साक्षरता दर
महिलाओं तथा पुरुषों में दोनों में अन्य राज्यों से अधिक देखने को मिलती है। जैसे कि केरल में पुरुषों की साक्षरता दर 96.11% है, वहीं पे महिलाओं की साक्षरता दर 92.07% है और कुल 94% है। तो बच्चों, इस आधार पे हम भारत में 2011 में और सभी राज्यों की साक्षरता दर का अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे लैंगिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा की भूमिका। बच्चों, शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार के कारण और व्यक्तियों में और परिवारों में और समाजों में रूढ़िवादिता के कम होने के कारण अब महिलाएं भी पुरुषों के समान शिक्षा हासिल कर रही हैं। शिक्षा हासिल करके अब महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में काम कर रही हैं। बच्चों, अगर हम बात करें फेमस पर्सनालिटी की, तो इंदिरा हिंदुजा, इन्हें कौन नहीं जानता। उसी प्रकार आप लोगों ने नंदिनी हरिनाथ का भी नाम सुना होगा। आपने मार्स मंगल मूवी जरूर देखी होगी। उसमें नंदिनी हरिनाथ की कैरेक्टर को दिखलाया गया है, जो एक वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा आपने बछिंद्री पाल का भी नाम सुना होगा और साथ ही साथ कल्पना चावला को तो कोई भूल ही नहीं सकता। तो बच्चों, ये फेमस पर्सनालिटी जो आप देख रहे हैं, ये शिक्षा के बदौलत पूरी दुनिया में अपना नाम उजागर कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे समाज में अब स्त्रियों शिक्षा को भी महत्व दिया जाता है और स्त्रियां अब हर क्षेत्र में पुरुषों से इनफैक्ट आगे ही निकल रही हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा लैंगिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा की भूमिका को जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं दीपाली अमृत खलखो की। ये दीपाली अमृत खलखो जो हैं, ये झारखंड की पहला महिला इंजन ड्राइवर हैं, अर्थात ट्रेन चालक हैं। अगर हम बात करें कि उनकी शिक्षा की, तो उन्होंने खड़गपुर से इंजन ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्होंने सर्वप्रथम रांची से लोहरदगा तक ट्रेन चलाना शुरू किया। तो बच्चों, इस आधार पे हम ये बात तो कह सकते हैं कि आज महिलाएं शिक्षा की बदौलत, अपनी जागरूकता की बदौलत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की आंकड़ों में लैंगिक विभाजन पर। उसके अलावा हमने लैंगिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा की भूमिका पे भी चर्चा की और इसका रेफरेंस है राजनीतिक विज्ञान कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे महिला आंदोलन पे। इसके अलावा हम अभियान और विरोध करना एवं जागरूकता बढ़ाने पे भी चर्चा करेंगे। हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।